नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मातृभाषा आधारित शिक्षा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान NEP और PM श्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। राज्यसभा में शिक्षा से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मातृभाषा आधारित शिक्षा की करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी से। पंकज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा, इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इसका संदेश है, क्या मायने हैं। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राज्यसभा में क्या कहा। Sir, there is no difference between Samagra, late leader Atal Bihari Vajpayee, just you are the member in those days, sir, in the late 90s. The scheme was known as Sarva Shiksha Abhijan. GR ratio in those days was very minimal, very dismal. Looking into that background, Atalji has started Samagra Shiksha Abhiyan. Now, Sarva Shiksha Abhiyan. Now, later on, it's converted to Samagra Shiksha. National education policy, if I precisely for the school education, national education policy is giving emphasis to have primary education, early age education through mother tongue. What is the difference between Samagra and NEP? What is the contradictions? NEP is recommending for skill-based education. Employability in the 21st century is a new challenge. We have to write, just now Madam Sudha Murthy ji put a very important question. Innovation should be the part of the school curriculum. These all are reflected in national education policy. This is a part of Samagra. You are a very good parliamentarian. Support NEP and create. There is a consensus due to few political priority. Few friends have their own spectacles to look into this issue. But Samagra Shiksha, national education policy, PM Shri, they are interrelated. पंकज मित्तल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कई महत्वपूर्ण बातें सदन में रखी। आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो करीब 5 साल पहले आई थी, ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, बहुत ही डेमोक्रेटिक पॉलिसी है। बिकॉज इसके लिए कम से कम 2 लाख लोगों से सलाह ली गई जब ये पॉलिसी बनाई गई। तो इसमें जो समग्र शिक्षा की बात की गई है, ये कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पहले हम नारा देते थे एजुकेशन फॉर ऑल, अब हम नारा देते हैं क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, कि हर एक के लिए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा हमारे को देना है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो आज की डेट पे करीब 27% है, उसको हम 2035 तक 50% आएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे देश में हैं, स्पेशली 18 से 23 एज ग्रुप के बच्चे, वो सब के सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ पाए। तो 50%, और वो भी स्किल्ड एजुकेशन, जैसा कि बताया माननीय मंत्री जी ने कि स्किल्ड एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें खाली ग्रेजुएट्स की फौज खड़ी नहीं करनी है, हमें स्किल्ड एजुकेशन देना है बच्चों को, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बने, ना कि सिर्फ ग्रेजुएट्स बने। तो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स एक बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये आता है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो कैसे उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, कैसे उनके अंदर ऐसी स्किल्स विकसित की जाए कि जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो वर्क एनवायरनमेंट में चाहिए, वो स्किल्स उनके अंदर आए। इसके लिए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किल्ड एजुकेशन की बात करती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करती है, और क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करती है। जी हाँ, बिल्कुल। नीलिमा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इस बात को राज्यसभा में
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? पंकज जी ने जो अभी चर्चा की कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी में किस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन की आगे ले जाना है, तो उसमें भाषा का एक बहुत ही अहम उसकी भूमिका है। क्योंकि यदि हम अपने छात्रों को शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो, कई बार हमें देखा जाता है कि बहुत सी स्किल जी छात्रों में होती है, उनके अंदर हैं। और इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं कि जब हम लर्निंग कैपेसिटीज हम स्टूडेंट्स की देखते हैं, देन वी फाइंड दैट स्टूडेंट हु इज टॉट इन मदर टंग, जिसको हम मदर टंग में हम पढ़ाते हैं, उसकी ग्रास्पिंग पावर हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो यदि हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हों, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हों, तो हमें भाषा पर, वो भी अपनी मातृभाषा पर, बहुत ही बल देना होगा। जी पंकज जी, आप कैसे देखती है जब हम मातृभाषा आधारित शिक्षा की बात करते हैं और खासतौर से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार का लगातार फोकस इस बात पे है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैंने एक रूरल विमेन यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया है। जी और जब उस रूरल विमेन यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों को देखती थी जो कि स्कूल तो पढ़ते थे हिंदी में, हरियाणा में था वो विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। जब वो बच्चे हिंदी में पढ़ते थे स्कूल में, पर जब यूनिवर्सिटी में आके अचानक से उनको इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी तो उनको कितनी दिक्कतें आती थी। मतलब बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट फेल ही हो जाते थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हम कैसे मातृभाषा, मतलब अपनी भाषा छोड़ के, हिंदी छोड़ के इंग्लिश में कैसे पढ़े। तो धीरे 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 उनको पढ़ा के हम इंग्लिश में लाते थे। तो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि जो शिक्षा मातृभाषा में की जाती है या दी जाती है, उसमें जो समझ का लेवल है बच्चों का वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मातृभाषा अपनी भाषा होती है। मातृभाषा में जब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ समझ समझ के पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में बहुत बारी वो रट्टा मारते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कि हमें मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझ में आए। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो वो हिंदी में लिख पाते हैं, जी मातृभाषा में लिख पाते हैं, पर वो जब जाके पढ़ाई इंग्लिश में करनी पड़ती है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं कि उनको हम समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा बहुत जरूरी है। और अब हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिसिन की हो, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में तो पहले भी थी, पर इवन प्रोफेशनल कोर्सेज में मातृभाषा में शिक्षा शुरू की है। और बच्चों में बहुत उत्साह है कि हाँ, हम अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे और अपनी भाषा में समझ पाएंगे, जिससे कि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। जी, अगर बात मातृभाषा में शिक्षा की जाए नीलिमा जी, तो जाहिर तौर पर चाहे बात मेडिकल की जाए या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी आधारित केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भारतीय भाषाओं की भागीदारी बढ़े। नई शिक्षा नीति में इस पे खासा जोर दिया गया है। इस मुद्दे को आप कैसे देख रही हैं? ये आपने बहुत ही एक अहम एक पॉइंट लिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, स्पेशली जो हम मेडिकल की बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग, दीज आर मेन प्रोफेशनल कोर्सेज जो आमतौर पर छात्र लेते हैं। तो जब हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि एक जो डॉक्टर बन रहा है उसको पेशेंट के साथ डीलिंग करनी है और वो लोकल लैंग्वेज बोलता है। तो यदि हम मातृभाषा में ना पढ़ाएं और उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यदि आप इंजीनियरिंग को देखें तो इंजीनियरिंग में भी यू हैव टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, तो इसमें भी हमें लोकल लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जब हमारे छात्र पढ़ते हैं तो उन्हें अगर अपनी मातृभाषा में या लोकल लैंग्वेज में पढ़ने का एक अवसर मिले तो मुझे लगता है कि वो और सक्सेसफुल हो सकेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है, यदि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें भी ये प्रमोट कर रही है कि इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाए। और AICT ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें वो अलाउ करते हैं कि करीब 14 लैंग्वेजेस में 14 कॉलेजेस ने ऑलरेडी
शुरू कर दिया है इन रीजनल लैंग्वेजेस। और ये करीब 8 भाषा ऑलरेडी प्रचलित है। और इसमें ये भी है कि और आगे आने वाले समय में और भाषाओं पर भी बल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की एक प्राविधान किया जी गया है तो हमारे छात्र बड़े खुले मन से पढ़ते हैं। वो जब प्रोफेशन में जाते हैं तो फुल्ली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर उनको वो भाषा नहीं आती है तो एक तो वो टेक्निकल टर्म्स हैं, सो दे हैव टू कोप अप। तो ऐसे समय वो अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करते हैं। और जैसा पंकज जी ने कहा कि वो सुसाइड के भी जो हम केसेस सुनते हैं वो यही जी फ्रस्ट्रेशन जी होता बिल्कुल है। जी। जाहिर सी बात है डॉक्टर पंकज मित्तल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो मातृभाषा के साथ जो छात्र है वो 2 अन्य भाषाओं का भी चयन कर सकते हैं। इस विषय को आप कैसे देखती हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मातृभाषा के साथ दूसरी भाषाओं को स्वीकार करना, उनको लेना, चयन करना उनका, इसको लेकर भी तमाम तरह के पहलू उभर के सामने आते हैं। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ किया गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि 3 भाषाएं हर बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़नी है। पहले क्या होता था कि ज्यादातर बच्चे कोई फ्रेंच ले रहा है, कोई फॉरेन लैंग्वेजेस ले रहे हैं। अब उनके पास इस तरह की सुविधा है कि वो 3 भारतीय भाषा लेके, क्योंकि जितनी भाषाएं एक बच्चा सीखता है उतनी उसका मेंटल डेवलपमेंट बेटर होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखना, स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस अगर वो सीखते हैं तो उनकी मानसिक विकास जो है कहीं बेहतर होगा रादर देन एक लैंग्वेज सीखने के। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो बनाया गया है और उसमें भारतीय भाषाओं को जो प्राथमिकता दी गई है, मुझे लगता है कि उससे बच्चों का मानसिक विकास भी होगा। वो और जब वो अपने ही देश में, भारत में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उनके पास ये होगा कि हाँ, मैं उस प्रदेश की भाषा जानता हूँ या जानती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे नॉर्थ इंडियन वाले स्टेट्स के उनको साउथ इंडियन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, साउथ इंडियन वालों को फिर भी हिंदी आती है, पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वाले बच्चे जो है उनको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर एक भी साउथ इंडियन लैंग्वेज वो सीखते हैं तो बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ थोड़ा सा सिमिलैरिटी होती है, तो उनको अपने पूरे देश में वो कहीं भी भ्रमण करें उनको पता रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत अच्छी चीज है और इसमें बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो इंडियन लैंग्वेजेस सीखे, ना कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए जाए। जी नीलमा जी, अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि मातृभाषा के साथ 2 अन्य भाषाओं का चयन भारत को जोड़ता है। अगर हम बात उत्तर से दक्षिण की करें तो देश को जोड़ने वाला काम करता है जो भारतीय भाषाएं हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? इसको मैं थोड़ा सा और आगे जी ले जाना चाहूंगी कि जो हम 3 लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो सागर विश्वविद्यालय में मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया था, वो मैं इसी संदर्भ में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो जी हमारे छात्र विश्वविद्यालय में आते हैं वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ और पढ़ने में बहुत इच्छुक रहते हैं। हमारे स्टेट्स का वो भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा हमने एक भाषा प्रकोष्ठ का एक गठन किया था और इस भाषा प्रकोष्ठ में हमारे छात्र छात्राएं जुड़ जाते थे, उनके साथ शिक्षक भी जुड़ जाते थे। जैसे 25 जी स्टेट के जी छात्र छात्राएं जी बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं का सरकार ने एक स्टेप उठाया है, एक पहल की है कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो दूसरी भाषाएं भी सीखें, उनको अपनाएं। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब भी हम मातृभाषा में शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो है कि उस भाषा में किताबें कहाँ से आएंगी, पाठ्यक्रम कहाँ से बनेगा, पढ़ाने वाले टीचर्स कहाँ से आएंगे जो मातृभाषा में पढ़ाए, क्योंकि इतने सालों से तो हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ाते रहे। तो थैंकफुली जो AICTE है उन्होंने एक ऐप बनाया है, अनुवादिनी ऐप। तो अनुवादिनी ऐप में किसी भी भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में, लाइक इंग्लिश की अगर हमारे पास किताबें हैं तो उसको किसी भी भारतीय भाषा में अनुवादिनी ऐप में ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ अनुवाद कर सकते हैं
और साथ ही साथ उसमें जैसा मान लो एक पेज का लेआउट है जिसमें यहाँ पिक्चर है, यहाँ कुछ ग्राफ है, यहाँ कुछ और बना हुआ है, तो उसको एज इट इज सेम लेआउट में दूसरी भाषा में वो ऐप बना के दे देती है। तो इससे हमारे बच्चों को काफी सुविधा हो रही है कि कैसे अनुवादनी ऐप यूज करके भी, और बहुत सारी किताबें भी बन गई हैं, करीब 14 भाषाओं में किताबें बन चुकी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इंजीनियरिंग की, बाकी सब्जेक्ट्स की, कि कैसे बच्चों को उस ऐप को यूज करके, एआई रिलेटेड एआई बेस्ड ऐप है वो, उसको यूज करके और उसको थोड़ा सा और देख के कि हाँ कोई गलती ना रह जाए, कैसे इसमें किताबें उपलब्ध कराई जाए और फिर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि उस हम मातृभाषा में शिक्षा कैसे दें। क्योंकि बहुत बारी जब तक हम टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो पढ़ाएगा कौन। तो इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्लस उन किताबों के अवेलेबिलिटी, इन दोनों में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। ये अनुवादनी ऐप बहुत हेल्प कर रही है और बहुत सारे टीचर्स इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे मातृभाषा में किताबें अवेलेबल कराई जाएं बच्चों को, और उसमें काफ़ी किताबें मिल भी रही हैं बच्चों को, और बच्चे खुश हैं कि हाँ हमें मिल रहा है ऐसा सामग्री, पाठ्य सामग्री मिल रही है मातृभाषा में पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही साथ टीचर्स भी खुश हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए। जी डॉक्टर पंकज मित्तल जी, मेरा अगला सवाल आप ही से है, क्योंकि बात जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करते हैं, नई शिक्षा नीति की जाती है, तो उसका उद्देश्य, जैसा आज राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और ड्रॉप आउट की जो समस्या है उसकी दर कम हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्कूलों में या कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, अच्छी जगहों पे बच्चों को एडमिशन मिलेगा, तो ऑब्वियसली ड्रॉप आउट रेट अपने आप ही कम होगा। बहुत बड़ी ड्रॉप आउट रेट इसलिए भी होता है कि जो स्कूल में या कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि बच्चे के पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ अगर ये यहाँ जाने की जगह घर में कोई काम कर लेगा या किसी फैक्ट्री में काम कर लेगा या कहीं बाहर कुछ पैसा कमा के लाएगा तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो उसी लिए जैसे जब अब सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो मिड डे मील्स की बात आई कि मिड डे मील्स में बच्चे इतने, उनको बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे जो खाने की वजह से, मतलब कि उनको खाना खाने के लिए भी वो नहीं है, तो बच्चे मिड डे मील्स की वजह से ही चाहे स्कूल में आए। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है, छात्रवृत्ति योजना शुरू की, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म देनी शुरू की, जूते देने शुरू किए, सारी ये जो किताबें, बैग्स, ये सब देना शुरू किया, जिससे कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो। और ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और हायर एजुकेशन के अगर आप ट्रांजिशन रेट देखें कि कितने बच्चे 12वीं पास करते हैं, उसमें से कितने हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो करीब 90% ट्रांजिशन रेट है कि 90% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो इस तरह का जो बच्चों को इस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे हमारी पूरी की पूरी शिक्षा नीति की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन का, वो बेहतर होता जा रहा है, क्वालिटी भी बढ़ रही है और एक्सेस भी बढ़ जाती है। तो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, तीनों की तीनों पे मुझे लगता है कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और इसमें हमने काफी बढ़त हासिल की है। जी डॉक्टर पंकज मित्तल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो आज राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार जी ने एक सवाल के उत्तर में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ डबल डिग्री और ट्विन डिग्री की शुरुआत की है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ये व्यवस्था पहले उपलब्ध नहीं थी? देखिए, हमारे देश से करीब 10 से 12 लाख बच्चे बाहर जाते हैं विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, पर हमारे देश में आते कितने हैं? करीब 48-49,000। तो इतना बड़ा गैप है, 48-49,000 और 10-12 लाख। और ये जो 10-12 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ये उस प्रोसेस में इतना पैसा खर्च करते हैं, मतलब जो वहाँ का रहने का खर्चा है या फीस का खर्चा है, कि पूरा एजुकेशन बजट जो हमारे देश का है उसके बराबर ये बच्चे वहाँ जाके खर्च कर देते हैं। अब देश का पैसा देश में कैसे रहे? तो अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ बुलाते हैं तो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में करीब 15 से 17 यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने एलओआई दिया है। 3 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, 2-3 बहुत नियर फ्यूचर में होने वाली हैं। और ये यूनिवर्सिटीज जब यहाँ पे होंगी तो एक तो हमारे बच्चे बाहर नहीं
जाएंगे और देश का बच्चा देश में रहेगा। और फॉरेन एजुकेशन या फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर उसको चाहिए, वो भी अपने देश में एट द डोर स्टेप उनको फॉरेन डिग्री मिलेगी। दूसरी बात जो आपने बोली ड्यूअल डिग्रीज की, ज्वाइंट डिग्रीज की, बहुत समय से हमारे विदेशी विश्वविद्यालय भी और हमारे खुद के देश के बच्चे भी ये चाह रहे थे कि बाकी देशों में तो ड्यूअल डिग्री होती है, ज्वाइंट डिग्री होती है, हमारे देश में क्यों नहीं होती। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसको पॉसिबल किया है कि अब हमारे बच्चे जैसे कोई से 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो 2 साल यहाँ पढ़े, 2 साल वहाँ पढ़े और उनको 2 डिग्री मिलेगी, एक अपनी यूनिवर्सिटी की और एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की, या ज्वाइंट डिग्री मिलेगी, मतलब एक ही डिग्री मिलेगी पर उसमें दोनों यूनिवर्सिटीज के नाम होंगे और सिग्नेचर्स होंगे। तो इस तरह का जो प्रावधान है, इससे बहुत सारे बच्चे बाहर जाने से रुकेंगे और जाएंगे भी तो पूरे प्रोग्राम की जगह से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जाएंगे और उसको पूरा उनका एक्सपीरियंस जो है फॉरेन एजुकेशन का वो भी मिलेगा, कम समय में मिलेगा, पैसा भी बचेगा और हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत सारा एक्सपोजर भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन की जो इतनी बड़ी पहल की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने में जहाँ पे गुणवत्ता भी हो, फॉरेन, क्योंकि लर्निंग तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो जब फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे कैंपसेस में आएंगे, हमारे बच्चे भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ड्यूअल डिग्रीज होंगे। ड्यूअल डिग्री एक तरफ नहीं है कि खाली हमारे ही बच्चे जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो भी वाइब्रेंट हो जाएंगे, वहाँ भी थोड़ा शेयरिंग का कल्चर ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं और आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य लेके आएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। जी, डॉक्टर पंकज जी, नीलिमा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।